हेलो नमस्कार, मेरा नाम समृद्धि मिश्रा है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे प्लेटफॉर्म लीगल सरोमा पे। प्रीवियस कुछ लेक्चर्स से हम लोग लगातार बात कर रहे हैं सिटीजनशिप के बारे में। सिटीजनशिप इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पर हम इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। कॉलेज लाइफ में हम लोग आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 की मार्जिनल नोट याद कर लेते हैं, क्योंकि जो डेट्स दिए हैं वो काफ़ी कंफ्यूज कर देती हैं। कौन उस समय भारत का नागरिक था, कौन नहीं था, ये बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सिटीजनशिप को फंडामेंटल राइट से पहले रखा, तो कुछ सोच के ही रखा होगा। कुछ इम्पोर्टेंस तो ये सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट रखता ही है, पर हम इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। जब मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई थी कि कैसे हम 22 पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अच्छे से याद कर सकते हैं, तब मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उस समय देश में 3 मेजर प्रॉब्लम्स थी। पहला कि हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, 200 साल से अधिक के समय से हमारा एक्सप्लॉयटेशन हुआ, 500 से अधिक प्रोविंसेस थे, और फिर इंडिया और पाकिस्तान का ताज़ा बंटवारा हो रखा था। तो बंटवारा हुआ तो टेरिटरी खतरे में थी, तो सबसे पहले टेरिटरी बचानी थी, तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का कॉन्सेप्ट आया पार्ट 1 में। फिर उसके बाद घर बन गया है, अब उसमें रहेगा कौन, तो सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि उस समय बड़ी अफरा तफरी मची हुई थी कि कौन भारत में रहेगा, कौन पाकिस्तान में रहेगा, कौन ईस्ट पाकिस्तान में जाएगा, कौन वेस्ट पाकिस्तान में जाएगा। तो बड़ा समस्या चल रहा था उस समय देश में। तो उन्होंने कहा कि एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन भारतीय नागरिक है, इसके प्रोविज़न को हम पार्ट 2 में रखेंगे, आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11। हमारी पढ़ाई आर्टिकल 11 तक ही रह जाती है, हम उससे आगे बढ़ नहीं पाते हैं। आर्टिकल 11 एक इनेबलिंग प्रोविज़न है, जहाँ पे हमारे फ्रेमर्स ने हमारे पार्लियामेंट को पावर दिया है कि आप सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी लॉ बना सकते हैं कभी भी। आर्टिकल 11 के तहत ही बनता है हमारा सिटीजनशिप एक्ट 1955, जहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे हम सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं और कैसे हमारी सिटीजनशिप टर्मिनेट हो सकती है। वहीं पे जब हम सिटीजनशिप एक्ट 1955 की बात करते हैं तो हमने देखा कि जब से ये एक्ट बना है तब से लेके आज तक इसको 6 बार अमेंड किया जा चुका है। सिटीजनशिप होता क्या है एक बार ब्रीफ कर देती हूँ। इंडिविजुअल का रिलेशन विद द नेशन एंड स्टेट, इसको हम सिटीजनशिप कहते हैं। सिटीजनशिप के थ्रू आप अपने देश के लीगल मेंबर बन जाते हैं। 2 प्रिंसिपल्स होते हैं जो सिटीजनशिप के बारे में बात करती हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत डिटेल में बात किया है, आप देख लीजिएगा, पर यहाँ ब्रीफ कर रही हूँ बस। पहला प्रिंसिपल बात करता है जस सोली के बारे में, और दूसरा प्रिंसिपल बात करता है जस सैंग्विनिस के बारे में। सोली का मतलब हुआ राइट ऑफ सॉयल, और सैंग्विनिस का मतलब हुआ ब्लड रिलेशंस के थ्रू आप भारत के नागरिक बने। तो जो हमारे मेकर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने जस्ट सोली का कॉन्सेप्ट लिया था कि भाई जो यहाँ पे इस मिट्टी में जो जन्म लेगा उसे हम भारत का नागरिक मानेंगे। और तब से लेकर 1986 तक यही कॉन्सेप्ट चल रहा था कि जिसने भी भारत की भूमि पे जन्म लिया वो भारतीय नागरिक कहलाएगा। लेकिन इसके वजह से बहुत सारे इलीगल माइग्रेशंस होने लगे हमारे कंट्री में। तो 1986 में रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया कि भारतीय होने के लिए कम से कम आपके माता और पिता में से कोई एक भारत का होना चाहिए। 1992 में फिर से इस चीज़ को लेकर थोड़ी विवाद हुई, क्योंकि जो 1955 का एक्ट है उसमें सेक्शन नंबर 4 बात करता है कि अगर आप भारत की सिटीजनशिप को एक्वायर कर रहे हैं बाय डिसेंट, मतलब आपके माता पिता भारतीय हैं लेकिन आपका जन्म एब्रॉड में हुआ है और आपको भारत की नागरिकता चाहिए, तो कम से कम आपके पापा जो है, आपके फादर जो है, वो इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। तो विवाद ये हुआ कि सिर्फ फादर ही क्यों, मदर्स का कोई राइट नहीं है क्या? तो उसके बाद ये प्रोविज़न लगा दिया गया कि माता पिता में से कोई एक भी अगर भारतीय है तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। 2003 में बात हुई कि दोनों पेरेंट्स भारतीय होने चाहिए, लेकिन ध्यान में ये रखना है कि उसमें से कोई एक इलीगल माइग्रेंट ना हो। तो इसीलिए 4 दिसंबर 2004 के बाद अगर कोई पैदा होता है तो ध्यान में ये रखा जाता है कि उसमें से जो भी माता पिता हैं उसमें से कोई एक इलीगल माइग्रेंट ना हो। तो इलीगल इमिग्रेशन पे काफ़ी डिटेल में चर्चा किया था हमने NRC और ILP वाले वीडियो में, आप प्लीज़ वहाँ पे जाके उसे देखिएगा। 2003 से हम थोड़ा देख पाएंगे कि जस्ट सैंग्विनिस का कॉन्सेप्ट अडॉप्ट कर रहा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि यहाँ पे सिटीजनशिप को ब्लड रिलेशन के साथ थोड़ा सा मैच किया जा रहा है। अब 2005 के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात करते हैं। वहाँ पे बात हुआ कि भाई हमारे भारत में ना डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट आना चाहिए फॉर द पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। जो इंडिया के लोग हैं, विदेशों में किसी काम से रह रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट है उनका कोई, या एजुकेशन पर्पज़ के लिए वो विदेश गए हैं, तो उन इंडियन ओरिजिन के पीपल्स के लिए डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट ले आओ।
लेकिन आर्टिकल 9 तो पहले ही रेस्ट्रिक्ट करता है कि वॉलंटरली अगर आपने किसी और देश का सिटीजनशिप एक्वायर कर लिया तो इंडिया की सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाएगी। तो ये हुआ कि जो ओवरसीज सिटीजन्स हैं इंडिया में या जो पीपल हैं इंडियन ओरिजिन्स के, उनको कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करो लेकिन उन्हें उनके रूट से जोड़ो। 2015 में भी यही बात की गई कि आप जो है सिटीजनशिप को फैसिलिटेट करिए थ्रू रजिस्ट्रेशन एंड नेचुरलाइजेशन। प्रीवियस वीडियोस में देख लीजिएगा क्या होता है ये। इंटीग्रेट करिए OCI और PIOs को भी, ये क्या होता है इस पर बहुत अच्छे से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग बात करेंगे एक शब्द के बारे में जो 2014 से काफ़ी चर्चा में था, इंडियन डायस्पोरा। 2004 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस कॉन्सेप्ट को हमें दिया था। डायस्पोरा डिराइव होता है ग्रीक वर्ड से डायस्पेरियो, जिसका मतलब होता है टू ट्रेस इट्स रूट। तो इंडियन डायस्पोरा का मतलब हुआ पीपल ऑफ इंडिया हु माइग्रेटेड टू फॉरेन नेशन फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, एजुकेशन या एम्प्लॉयमेंट। तो जो भारत के लोग थे वो दूसरे देशों में जाके रहने लगे बिजनेस, एजुकेशन या एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से, उन्हें हम बोलते हैं इंडियन डायस्पोरा। वो लोग और उनके डिसिडेंट्स सबको हम इंडियन डायस्पोरा कहते हैं। अक्रॉस द वर्ल्ड की बात अगर हम करें तो 31 मिलियन लोग हैं, मतलब 31 मिलियन भारतीय हैं जो पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं। उसमें से आपके 13 मिलियंस तो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं और 18 मिलियंस आपके जाते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इंडियन डायस्पोरा जो है ना, इनको बहुत टैलेंटेड माना जाता है। कहते हैं कि ये भारत के निवासी रहे हैं और ये भारतीय रहे हैं और ये लोग विदेशी देशों में भारत का बहुत नाम कर रहे हैं। तो इंडियन डायस्पोरा को सेलिब्रेट भी किया जाता है, उनको ऑनर किया जाता है, उनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज किया जाता है ऑन 9 जनवरी 2003 से ये कॉन्सेप्ट आया सेलिब्रेट करने का, प्रवासी भारतीय दिवस। तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी इसलिए चूज किया गया क्योंकि गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे और उन्हें भी प्रवासी कहा जाता है। तो 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। 2015 में बात हुआ कि भाई अब हम हर 2 साल में प्रवासी भारतीय दिवस मनाएंगे टू मार्क द कंट्रीब्यूशंस ऑफ ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड NRIs। तो 2021 में इसको थीम बेस्ड सेलिब्रेशन किया गया, आत्मनिर्भर भारत थीम रखा गया। तो वर्ड आपने सुना होगा काफ़ी बार। अब बात कर लेते हैं नॉन रेजिडेंट इंडियंस के बारे में। तो इसका डेफिनेशन ना ही आपको सिटीजनशिप में मिलेगा ना ही आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा, बल्कि सेक्शन 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1963 बात करता है नॉन रेजिडेंट इंडियंस के बारे में। ये तो सिटीजन्स होते हैं भारत के, पर ये किसी पर्पस से फॉर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस ये विदेश में जाके रहने लगते हैं। तो दे आर द सिटीजन ऑफ इंडिया बट दे रिजाइड इन आउटसाइड कंट्रीज। ये इंडिया में 182 डे से ज़्यादा नहीं रहते हैं। इनके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, साथ ही साथ ये इंडिया के सिटीजन होने चाहिए पर भारत से बाहर रह रहे हो, और इनको स्पेशल रिजर्वेशन मिलता है, इनके लिए कोटा बनाया जाता है एग्जाम्स में भी, और साथ ही साथ ओवरसीज अकाउंट इनके होते हैं, ये लोग वोट भी कर सकते हैं और इनको टैक्स नहीं पे करना पड़ता है ऑन द इनकम्स जो वहाँ से वो कमा रहे होते हैं। तो NRIs को टैक्स नहीं देना होता है। अब बात कर लेते हैं दूसरे शब्द के बारे में, PIO, जो कि 2015 से इसको एबॉलिश कर दिया गया। ये कहिए कि 2015 से PIO को मर्ज कर दिया गया है OCI से। तो PIO मतलब होता है पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये 1999 से कॉन्सेप्ट आया था, 99 से। इसका एम था कि लोगों को उनके जड़ों से जोड़ो, बैक टू योर रूट्स। आपको आपके जड़ों से जोड़ने की बात हो रही थी। ये वैसे तो फॉरेन सिटीजन्स होते हैं, ये NRI जैसे नहीं होते। NRI तो इंडिया के सिटीजन होते हैं लेकिन फॉरेन कंट्रीज में रिजाइड कर रहे होते हैं, लेकिन ये फॉरेन के सिटीजन्स होते हैं लेकिन इनका ओरिजिन इंडिया से होता है। तो एलिजिबिलिटी की अगर हम बात कर लेते हैं तो पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन की जो पहली एलिजिबिलिटी है वो ये है कि ये फॉरेनर्स होने चाहिए, लेकिन ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, चाइना, भूटान, नेपाल से नहीं होने चाहिए। दूसरा आता है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी इंडियन से शादी कर लिया है, मतलब कोई स्पाउस इंडियन है, तो आपको पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन कहा जाएगा। आपके पास एक इंडिया का पासपोर्ट भी होना चाहिए। साथ ही अगर आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई एक इंडिया में रहा हो, मतलब रेजिडेंट हो, या किसी का भी जन्म इंडिया में हुआ हो, तो हम आपको पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन कहते हैं। और कहा जाता है कि अगर आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट में से कोई एक
ऐसी जगहों से बिलोंग करता रहा हो जो बाद में इंडिया में इनकॉर्पोरेट हो गया। फॉर एग्जांपल गोवा, सिक्किम, अगर आपके पेरेंट्स वहाँ से हैं क्योंकि वो अब इंडिया का पार्ट है तो भी आपको पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन कहा जाता है। इनको बड़े सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं, मतलब आपको कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ आपको स्टूडेंट वीज़ा या कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए अगर आप इंडिया आ रहे हैं तो भी आपको वीज़ा नहीं चाहिए। साथ ही आप 180 दिन तक इंडिया में फ्रीली रह सकते हैं और जैसे 180 दिन बीतता है आपको अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है फॉरेन रीजनल ऑफिस में जाके। पैरिटी मिलती है विद एनआरआईज इन दी इकोनॉमिक सर्विसेज। तो जैसे एनआरआईज का ओवरसीज़ अकाउंट होता है वैसे आप भी वहाँ पे ओवरसीज़ अकाउंट ले सकते हैं, आपको भी वही बेनिफिट मिलेंगे जो एनआरआईज को मिलते हैं। स्पेशल काउंटर्स बने होते हैं PIOs के लिए ऑन दी एयरपोर्ट्स, जब वो इमिग्रेशन कर रहे होते हैं तो उनके लिए स्पेशल काउंटर्स भी बनाया जाता है। अब कुछ लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला लिमिटेशन तो आ जाता है कि अगर आप 180 दिन से ज़्यादा इंडिया में रुक रहे हैं तो खुद को एज अ फॉरेनर आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा इन फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रार ऑफिस या इन फॉरेन रीजनल ऑफिस। आप एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीद सकते हैं इंडिया में, आप फार्म हाउस नहीं खरीद सकते हैं, आपके पास वोटिंग राइट नहीं है, साथ ही साथ आपको कोई गवर्नमेंट सर्विस एंजॉय करने का मौका नहीं मिलेगा, आप पब्लिक ऑफिसेस को रन नहीं कर सकते हैं भारत में। आपको भी परमिशन रिक्वायर होगी अगर आप रेस्ट्रिक्टेड एरियाज में जाने की कोशिश करेंगे या इनर लाइन परमिट एरिया वाले जोन में जाने की कोशिश करेंगे। 2000 में सितंबर 2000 में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक हाई लेवल कमेटी बैठाई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ LM सिंघवी और उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी ऑन जनवरी 2002 और बात ये हो रही थी कि डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट लाया जाए। जो लोग भारत छोड़ के दूसरे देशों में जा चुके हैं उनको भी सिटीजनशिप प्रोवाइड किया जाए, लेकिन आर्टिकल 9 यहाँ से वॉयलेट होता क्योंकि आर्टिकल 9 कहता है कि वॉलंटरली अगर आप किसी भी विदेशी देश का सिटीजनशिप ले लेते हैं तो इंडिया की नागरिकता समाप्त हो जाती है। फिर 2005 में दिसंबर 2 को OCI के स्कीम को लॉन्च किया गया। 9 जनवरी 2015 को जो PIO के कार्ड होल्डर्स थे उनको बोला गया कि आप OCI के कार्ड होल्डर के साथ लिंक कर लीजिए, मतलब PIO को कन्वर्ट कर दिया गया है इन OCI। पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन का जो कार्ड बनता था अब वो ना बनके लोगों के पास ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड है। तो 2005 से लेके 2015 तक 2 कार्ड का सिस्टम चलता था, एक OCI चल रहा था और एक PIO चल रहा था, जिसकी वजह से बड़ी कंफ्यूजन हो रही थी, इसीलिए गवर्नमेंट ने PIO को OCI में मर्ज कर दिया। अब हम देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या होगी OCI का कार्ड होल्डर बनने के लिए। तो पहली बात कि आप भारत के नागरिक नहीं होने चाहिए और साथ ही साथ आप पाकिस्तान और बांग्लादेश के भी नहीं होने चाहिए। दूसरा आ जाता है कि अगर आप इंडिया के सिटीजन थे एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब 26 जनवरी 1950 को अगर आप इंडिया के सिटीजन थे तो आप OCI के कार्ड को होल्ड कर सकते हैं। अगर आप सिटीजन हैं किसी भी अनदर कंट्री के लेकिन आप एलिजिबल थे टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तब भी आप OCI का कार्ड होल्ड कर सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे देश के सिटीजन हैं और बिलोंग करते हैं किसी ऐसे पार्ट से जो इंडिया में इंक्लूड हुआ आफ्टर 15 अगस्त 1947, तो भी आप OCI का कार्ड होल्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोवा, वहाँ पे पोर्टुगीज थे, तो जब वहाँ गोवा को एडमिट किया गया, इनकॉर्पोरेट किया गया इंडिया के अंदर, तो पूछा गया कि अगर आपको सिटीजन रहना है इंडिया का तो ठीक है, वरना आप अपने ओरिजिन देश में जा सकते हैं। तो गोवा में रहने वाले कुछ पोर्टुगीज पोर्टुगल चले गए थे, तो इसलिए कहा जा रहा है कि अगर आप सिटीजन थे किसी भी दूसरे देश के लेकिन वो देश इंडिया में इनकॉर्पोरेट हो गया आफ्टर 15 अगस्त 1947, तो भी आप OCI का कार्ड होल्ड कर सकते हैं। जो भी ऊपर मेंशन लोग के बारे में हमने बात किया, उनके माइनर चाइल्ड्स भी कार्ड को होल्ड कर सकते हैं। अगर आप ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड हो इन ऊपर मेंशन लोगों के, तो भी आप कार्ड को होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि बोथ पेरेंट्स अगर आपके इंडियन थे, जैसा सेक्शन 4 में बताया गया कि आप बाय डिसेंट के थ्रू भी इंडिया की सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं। तो अगर आपके पेरेंट्स इंडियन थे, सेक्शन 4 ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955 वीडियो जरूर देखिएगा। तो अगर आपके पेरेंट्स इंडियन थे और आप माइनर हैं तो आप OCI का कार्ड होल्ड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर किसी विदेशी ने इंडियन ओरिजिन के लोगों से शादी कर ली है और वो शादी 2 साल से ऊपर हो गया, तो भी आप OCI का कार्ड होल्ड कर सकते हैं। लिमिटेशंस की बात करें तो लिमिटेशंस बिल्कुल वही है जो पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन्स के लिए है कि अगर आप 180 दिन
के लिए स्टे कर रहे थे तो आपको रजिस्टर कराना पड़ता था, लेकिन अब उस चीज़ को बदल दिया गया है। आप कहा जा रहा है कि आपको एग्जेम्प्ट किया जा रहा है, आपको किसी भी पुलिस स्टेशन में या किसी भी रीजनल ऑफिस में जाके खुद को रजिस्टर नहीं कराना पड़ेगा। आपको मल्टीपल एंट्रीज भी मिलेंगी। जैसे हम PIO में पढ़ रहे थे कि कोई वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं है, आप एजुकेशनल पर्पज़ से या अगर आप बिजनेस पर्पज़ से इंडिया विजिट करना चाहते हैं तो भी आपको वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन 180 डेज़ के बाद आपको रजिस्टर ज़रूर कराना था। पर जब OCI का कार्ड आप होल्ड करेंगे तो ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन आपको नहीं कराना होगा। जितने बेनिफिट्स NRIs को मिलते हैं इकोनॉमिक सर्विसेज और फाइनेंशियल या एजुकेशनल सर्विसेज में, वो सारे बेनिफिट OCI के कार्ड होल्डर्स को भी मिलेंगे। साथ ही आप अपना ओवरसीज अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। तो पहला अकाउंट जो आता है ओवरसीज का, वो आता है नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। यहाँ पे जितनी भी फॉरेन अर्निंग्स आप कर रहे हैं उसे आप इंडिया में सेव कर सकते हैं। जो दूसरा अकाउंट आता है वो नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं वो सारी अर्निंग्स जो आप इंडिया में कर रहे हो थ्रू एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो आप अपने पैसों को सेव करने के लिए नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट खुलवा सकते हैं। फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट भी खुलवाया जाता है। ये एक तरीके का फिक्स डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट समझ लीजिए। जैसे इंडिया में फिक्स डिपॉजिट होता है तो ये टर्म डिपॉजिट के लिए आप इंडिया में खुलवा सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी फॉरेन करेंसीज को डिपॉजिट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो आप ओवरसीज अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। कुछ रीसेंट चेंजेस भी हुए हैं हमारे OCI कार्ड होल्डर्स के लिए। तो पहला चेंज तो यही हुआ है कि अगर आप जर्नलिस्टिक एक्टिविटीज या इनर लाइन परमिट एरिया वाले जोन या किसी भी फॉरेन डिप्लोमेटिक के साथ इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो आपको स्पेशल परमिशन लेना पड़ेगा फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। दूसरा आया है कि इंडियन नेशनल्स के साथ आपको कुछ कुछ चीज़ों में पैरिटी है। फॉर एग्जांपल एयर फेयर्स में टैरिफ का हुआ, अगर आप कोई नेशनल पार्क विजिट कर रहे हैं तो फॉरेनर्स के लिए कितनी ज़्यादा चार्जेस रहते हैं, तो वहाँ पे भी आपको पैरिटी मिलेगा। जितना इंडियंस पे करेंगे उतना ही आपको भी पे करना है। उसके साथ अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं अदर देन एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, तो उसमें भी आपको पैरिटी मिलेगा विथ इंडियन नेशनल्स। उसके बाद कहते हैं कि आप डेंटिस्ट, नर्स, एडवोकेट जैसे प्रोफेशन को परस्यू कर सकते हैं। और एक बात हुई थी कर्नाटका हाई कोर्ट की दिसंबर 2020 में, तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा कि जो भी स्टूडेंट्स हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया वाले ओरिजिन के, उनको आप सिटीजन ऑफ इंडिया कंसीडर करिए और उन्हें भी वही बेनिफिट्स दीजिए जो सिटीजन ऑफ इंडिया को मिलता है। मतलब जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं UG के, वो उसमें उनको रिजर्वेशन टाइप्स का आप कोटा ले आइए। तो इस चीज़ को साइडलाइन करते हुए जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स थे उन्होंने कहा कि नहीं, इनको हम पैरिटी दे सकते हैं विथ NRIs। जैसे NRIs का कोटा है हमारे इंडिया में, वैसे ही हम OCIs को भी कोटा दे सकते हैं, पर इंडियन नेशनल्स के साथ हम इनको पैरिटी नहीं देंगे व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन। तो आज के लिए इतना ही। सिटीजनशिप के बारे में आपको पूरे डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरा प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ, अपनी बातों को कन्वे कर पा रही हूँ। लेक्चर पसंद आया तो शेयर भी करिएगा। थैंक यू, नमस्ते।